रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS इंग्लिश फॉर ईयर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेनेसेंस दोस्तों एक मूवमेंट है, एक टाइम पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री में जो कि 1500 से 1600 तक भी कंसीडर किया जाता है और 1500 से 1660 तक भी। बेसिक वैसे रेनेसेंस का जो मकसद है वो हम एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री बैकग्राउंड के अंदर इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं उनको देखेंगे, कौन थे और क्यों फेमस थे। फर्दर एजेस जो आती है रेनेसेंस के अंदर उनको देखेंगे। राइटर्स जो इस वक्त के रिनाउंड प्रेमिनेंट राइटर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। वर्क्स जो मेजर वर्क्स लेके गए थे उस एज के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। थीम्स जो पीक पर थे, जो मेजर थीम्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम स्टाइल एंड जॉनरास को देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के वर्क्स जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे उस टाइम पीरियड में। सो इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दोस्तों रेनेसेंस का जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब है रीबर्थ और रिवाइवल। अब ये जो फ्रेंच वर्ड है रेनेसेंस, रिबर्थ, रिवाइवल जो है ये किन चीज़ों की रिबर्थ हुई थी? ये रिबर्थ हुई थी इंडिविजुअलिज़म की, ह्यूमनिज़म की। सबसे पहले लाइन के ऊपर मैंने लिखा है ह्यूमनिज़म, क्रिश्चियनिटी एंड ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म का सबसे पहला जो टाइम पीरियड था वो रोमन और ग्रीक का, यानी कि उस एरिए में रोमन और जो ग्रीक थे उनको क्लासिकल इरा भी उनका कहा जाता है उनके टाइम पीरियड को। तो उनका जो टाइम पीरियड था वो एक ह्यूमैनिटी बेस्ड टाइम पीरियड था। ह्यूमनिज़म को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, लेकिन जब जैसे ही डार्क एजेस आई तो क्रिश्चियनिटी जो थी वो रूल पे आ गई। यहाँ पे तो हम रेनेसेंस को सिर्फ पढ़ रहे हैं ना इधर 1-1.5 साल का ही, लेकिन रेनेसेंस का जो बेसिक मकसद है वो रीबर्थ है। जब चीज़ों की रीबर्थ होना शुरू हो गई तो वो कुछ के करीब 100 साल भी है, कुछ के करीब 200 साल भी है, कुछ के करीब 160 साल भी है। तो क्रिश्चियनिटी जब आई, डार्क एजेस आई जो कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी के बाद रेनेसेंस आया तो दोबारा से ह्यूमनिज़म जो थी इसको दोबारा से अहमियत मिली और दोबारा से ये सोसाइटी में रूल करने लगी ह्यूमनिज़म। अब रिबर्थ हुई थी इंटेलेक्चुअलिज़म की, लोगों ने खुद से सोचना शुरू कर दिया था, परसेप्चुअली सोचना शुरू कर दिया था। इंडिविजुअलिज़म लोगों ने खुद ही के ऊपर सोचना शुरू कर दिया था, खुद से सवाल करना शुरू कर दिए थे। और इंडिविजुअलिज़म जो थी ये एक तरह से आम हो गई थी। नॉलेज मुआशरे के अंदर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। लिटरेचर पे काम होना शुरू हो गया, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो गए नए नए कैटेगरीज़ के अंदर। आर्ट, पेंटिंग जो थी ये बेसिकली आर्ट और पेंटिंग से ही शुरू हुई थी रेनेसेंस मूवमेंट, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमनिज़म यानी कि आम हो गई। फिर डिस्कवरीज़ हुई थी इस टाइम पीरियड में। डिस्कवरीज जैसे कि अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, तो ये भी एक डिस्कवरी थी उस टाइम पीरियड में। और भी काफ़ी, जैसे गैलीलियो ने भी ये जो सोलर सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले कि जो हमारी ज़मीन है ये सेंटर नहीं है, सेंटर ये यूनिवर्स के अंदर हमारा सोलर सिस्टम के अंदर सूरज सेंटर है और हमारी ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि सूरज हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये भी एक डिस्कवरी हुई थी। इस तरह से बहुत ज़्यादा जो थी रेनेसेंस आई थी बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर। ये जो सबसे पहले इमर्ज हुआ था ये इटली के अंदर इमर्ज हुआ था और फिर स्प्रेड होते होते ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड हो गया। चर्च वाज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी बट पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन चर्च। उस वक्त टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी जो थी ये रूल कर रही थी, क्रिश्चियनिटी अपने पीक के ऊपर थी। क्रिश्चियनिटी को एक बिगेस्ट ग्रेटेस्ट अथॉरिटी कंसिडर किया जाता था। तो चर्च जो था ये था तो उस वक्त ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जो पोप था, जो जिसको ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑफ गॉड माना जाता था इस वर्ल्ड के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो उसको इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो कि पहले नहीं किए जाते थे, जिन्हें कि इन क्रिश्चियनिटी के अंदर गुनाह समझा जाता था, ख़ास तौर पे कैथोलिक चर्च के अंदर। पेट्रार्क जो है इसे फादर ऑफ रेनेसेंस कहते हैं, क्योंकि पेट्रार्क जो है इसी से जो रेनेसेंस है ये शुरू हुआ था इटली में, पेट्रार्क दांते से। तो ये जो हैं ये मेजर फिगर हैं इस टाइम पीरियड के, बल्कि पेट्रार्क को तो फादर ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स कौन है? यूनिवर्सिटी विट्स वो हैं, वो लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे और लिटरेचर में उन्होंने काफ़ी काम किया था, काफ़ी लिटरेचर उन्होंने लिखा था। उसके अंदर जॉन लीले आ जाते हैं, जॉर्ज पिले आ जाते हैं, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस लॉज हैं, थॉमस किड हैं।
थॉमस नैश हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं। ये जो है ये यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से फेमस हैं। ये जो बाकी जितने भी हैं उनको माइनर स्टार्स कहा जाता है, और जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं इनको मेन जो सन है वो कंसिडर किया जाता है। इसके बाद फर्दर एजेस की बात करें तो इसके अंदर एलिज़ाबेथन एज भी आ जाती है। एलिज़ाबेथन एज के साथ इसे शेक्सपियर एज भी कहा जाता है। शेक्सपियरियन एज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो सारी की सारी शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर है, इस वजह से उसे शेक्सपियर की एज कहा जाता है। वैसे एलिज़ाबेथन एज की बात करें तो एलिज़ाबेथन एज 1558 से लेके 1603 तक चलती है। ये क्वीन एलिज़ाबेथ एक क्वीन थी वहाँ की, इंग्लैंड की, तो उसके नाम से ये जो फेमस है। इस क्वीन ने बहुत ज़्यादा काम किया था लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि इसे एक इंटरेस्ट था, बल्कि ख़ुद भी ये पेंटिंग वगैरह बनाया करती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसने लिटरेचर पेंटिंग आर्ट के अंदर काफ़ी काम किया था। और ना ही इसी वजह से इसने शादी भी नहीं की थी। इसके बाद जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो इसका कज़न था जिसे बाद में किंग बनाया गया वहाँ का, उसका नाम था किंग जेम्स वन। वो 1603 से लेके 1625 तक किंग रहा। उसी के नाम से जैकोबिन एज है। जैकोबिन एज हम पढ़ते हैं उसी के नाम से। जेम्स जैकोबिन यानी कि लैटिन वर्ड है जैकोबिन, जेम्स से जैकोबिन बनता है लैटिन वर्ड, ठीक है। जैकोबिन एज आती है। उसके बाद कैरोलिन एज आ जाती है 1625 से 1649 तक। किंग चार्ल्स वन जो है वो उसने रूल किया था इस टाइम पीरियड को। कैरोलिन एज भी इसी तरह जैसे जेम्स वन के नाम से है, इसी तरह इटालियन वर्ड है कैरोलिन, जो कि चार्ल्स के नाम से कैरोलिन में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद कॉमनवेल्थ ईरा आ जाता है। कॉमनवेल्थ ईरा जो है ये 1649 से लेके 1660 तक चलता है। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई किंग जो है वो प्रॉपरली रूल नहीं करता, इस वजह से इसे कॉमनवेल्थ एज कहा जाता है, कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड कहा जाता है। ये इंटेरिग्रम टाइम पीरियड भी कहलाता है। इंटेरिग्रम टाइम पीरियड उसी टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके अंदर किसी किंग ने रूल ना किया। वैसे तो इसके अंदर ओलिवर क्रोमवेल आ जाते हैं, जिन्होंने 4-5 साल तक एज ए प्रेसिडेंट लोगों के ऊपर हुकूमत की थी, लेकिन जो प्रॉपर से किंगशिप थी वो ख़त्म हो गई थी इस टाइम पीरियड में, इस वजह से इसे कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड कहा जाता है। इसके बाद किंग चार्ल्स वन का जो बेटा था किंग चार्ल्स टू, वो आया था 1660 में। वो दोबारा से रूल पे आया और उसने आते ही अपने बाप का बदला लिया था। जो कहा जाता है कि चंद जजेस थे उनको इसने कब्र से निकाल के बाज़ार के अंदर दोबारा से सूली पे लटका दिया था। तो इसके बाद राइटर्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर जो है इस टाइम पीरियड के फेमस राइटर हैं। इनके वर्क्स वगैरह को आज तक पढ़ा जाता है और सबसे ज़्यादा इनके वर्क्स को ही अहमियत दी जाती है आज भी, क्योंकि ये मैन फोक के ऊपर लिखा करते थे, लोकल चीज़ों को अपनी डिस्कस किया करते थे, सोसाइटी के गुड बैड इवल राइट, इन चीज़ों को जो थे ये ज़्यादा डिस्कस किया करते थे। इस वजह से ये फेमस थे, क्योंकि लोग इनकी राइटिंग वगैरह को अपने साथ ज़्यादातर रिलेट कर लिया करते थे इजीली। इस वजह से ये आज भी अपनी राइटिंग की वजह से फेमस हैं। एडमंड स्पेंसर आ जाते हैं। एडमंड स्पेंसर जो हैं ये भी इस टाइम पीरियड के फेमस राइटर हैं। उसके बाद फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनका एक ऐसे है बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही खूबसूरत ऐसे है ओ फ्रेंडशिप, जो कि इन्होंने अपने दोस्त की फरमाइश के ऊपर लिखा था। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो आ जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं विलियम शेक्सपियर के बाद। इसके बाद सर फिलिप सिडनी आ जाते हैं। ये भी इस टाइम पीरियड के बहुत फेमस राइटर हैं, एक क्रिटिक भी हैं। जॉन लीले हैं, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन, ये सारे जो हैं ये बड़े फेमस राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड के, क्योंकि यही जो राइटर्स हैं ये इंग्लिश हिस्ट्री में डार्क एजेस के बाद ये पहले राइटर्स हैं जो इतने ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके बाद वर्क्स की बात करें तो द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, ये भी एक फेमस वर्क है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। ये एक एपिक पोइम है जो कि इसने लिखी है। इसके बाद यूफिज़म आ जाता है। जॉन लीले ने ये वर्क लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रोमांटिक डायलेक्टिक वर्क है जो कि जॉन लीले का बहुत ही फेमस वर्क है। उसके बाद डॉक्टर फोस्टर्स आ जाती है। ये वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का। ये ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स बहुत ही फेमस वर्क है। बीएस की आउटलाइन के अंदर भी ये शामिल है और बहुत ही ज़्यादा ये पढ़ा जाने वाला वर्क है। जी ऑफ माल्टा टेम्बरलेन, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो के ही वर्क्स हैं। रोमियो एंड जूलियट जो है ये भी शेक्सपियर का, मैकबथ, रोमियो एंड जूलियट हो गया। ये जो है ये इसके फेमस वर्क्स हैं शेक्सपियर के। यही नहीं बल्कि जितने भी इसके वर्क्स हैं सबको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, बहुत ज़्यादा आज तक पढ़े जाते हैं शेक्सपियर के वर्क्स को।
थीम की बात करें तो लव जो है इस टाइम पीरियड का एक मेजर थीम है। लव, ब्यूटी, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे जा रहे थे। पावर पावर हो गया, रोमांस हो गया, लस्ट, ये भी एक फेमस थीम है इस टाइम पीरियड का। मनी, मनी की जो लस्ट है ये भी एक बहुत फेमस बल्कि बहुत ही ज़्यादा लिखा जाने वाला ये एक थीम है। डॉक्टर फोस्टर्स की जो लाइफ स्टोरी है उसके अंदर भी जो लस्ट फॉर मनी है वही हमें देखने को मिलती है। इमेजिनेशन भी एक पीक के ऊपर थीम था। इमेजिनेट करना लोगों ने शुरू कर दिया था क्योंकि ह्यूमनिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म आम हो गया था, तो लोगों ने इमेजिनेट करना शुरू कर दिया था और वर्क्स के अंदर इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा पाई जाने लगी थी। मिथोलॉजी, मिथ्स वगैरह के ऊपर वर्क्स वगैरह जो थे वो लोगों राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिए थे। लिबर्टी, लिबर्टी जो थी, क्योंकि डार्क एजेस के बाद जो किंगशिप थी उनको ख़त्म करने के लिए लोगों ने लोगों को एक लिबरली सेकुलरली वर्क्स को पढ़ने की उनको स्क्रूटनी थी, तो लोगों ने राइटर्स ने लिबर्टी बेस्ड जो वर्क्स वगैरह थे वो लिखना शुरू किए थे। स्टाइल एंड जॉनरास की बात करें तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो कैटेगरीज थी लिखी जा रही थी, जो जॉनरास थे, स्टाइल थे वर्क्स के, वो दो फेमस स्टाइल थे, दो फेमस कैटेगरीज थी वर्क्स की, ड्रामा और पोइट्री। ड्रामा जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कैटेगरी है उस टाइम पीरियड की। इवन के जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, इन्हें फादर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रेजिडी भी इन्हें कहा जाता है। ट्रेजिकल वर्क्स जो थे इन्होंने ही बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया था, क्रिस्टोफर मार्लो ने। और जो शेक्सपियर हैं हमारे, शेक्सपियर ने भी ड्रामा वगैरह को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखना शुरू किया था इसको। थिएटर के इवन के अंदर प्लेज जो इसके बाद प्लेज आ जाते हैं, प्लेज भी एक फेमस कैटेगरी थी इस टाइम पीरियड की, मेजर कैटेगरी थी, योनरा था। थिएटर के अंदर इनको इवन के प्ले भी किया जाता था। और जो हम एलिज़ाबेथ थी, एलिज़ाबेथ इवन के थिएटर्स के अंदर जाके इन ड्रामास को, इन प्लेस को देखा भी करती थी। प्रोज़ राइटिंग भी इस टाइम पीरियड में जो थी लिखी जाती थी, एक फेमस जॉनरा था इस टाइम पीरियड में। और लेकिन जितना ड्रामा और पोइट्री थी इतना ज़्यादा ये फेमस नहीं था प्रोज़, लेकिन जो ड्रामा और पोइट्री को अहमियत हासिल थी वो उससे पहले ड्रामा और पोइट्री को वो अहमियत हासिल नहीं थी। फादर ऑफ ड्रामा का ही क्रिस्टोफर मार्लो को जाता है। ब्लैंक वर्स का जो इस्तेमाल है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर होना शुरू हुआ था। शेक्सपियर और मार्लो ने ब्लैंक वर्स को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपने वर्क्स के अंदर। म्यूज़िकल जो हैं वो भी इस टाइम पीरियड में लिखना शुरू हो गए थे। सोनट्स जो थे, सोनट्स पहले भी लिखा जाते थे, लेकिन शेक्सपियर सोनट के नाम से भी आपने सोनट्स पढ़ी होंगी। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा सोनट्स लिखी थी और सोनट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया था। क्रॉनिकल प्लेज, हिस्टोरिकल यानी कि प्लेज जो थे वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही ज़्यादा राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिए थे। क्लासिकल यूनिटीज़ जो हैं ये जो हैं ये अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इनको बहुत ही ज़्यादा जो है सामने रख के शेक्सपियर ने तो इतना ख़ास नहीं, लेकिन जो दूसरे राइटर्स हैं उन्होंने इन यूनिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने वर्क्स के अंदर और बहुत ही ज़्यादा इनको अपने वर्क्स के अंदर अहमियत दी है। और इस टाइम पीरियड के अंदर टाइम, प्लेस और एक्शन की जो यूनिटीज़ हैं इनके ऊपर वर्क्स भी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन की है क्रिटिक्स ने, वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर हमें मिलती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज़।